नवजात की मौत के बाद परिवार ने अपने ही खून को रातों रात ही नाले के पास गाड़ दिया था। इस बात का खुलासा सोमवार को जब हुआ जब जानवरों ने नवजात के शव को खोद निकाला। अब पुलिस जांच कर परिवार की मंशा पता कर रही है कि परिवार ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया है। सोमवार को एमआईजी पुलिस को छोटी खजरानी के पास स्थित नाले के पास नवजात का शव मिलने की सूचना मिली। दरअसल किसी ने नवजात को जन्म देने के बाद ही गाड़ दिया था, लेकिन सोमवार को सुअरों और कुत्तों ने शव को बाहर निकालकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रारंभिक जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पास में ही रहने वाले नरेंद्र पिता सुखलाल की मां भागलबाई के मुताबिक उनकी बहू ने 3 तारीख की रात को 2 बजे बेटे को जन्म दिया, लेकिन आधे घंटे में ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उसे घर के पास नाले के पास की जमीन में गाड़ दिया गया। तो वो आधा घंटा भी नहीं जीवित रहा और वो शांत हो गया। तो उसको रात को 2 बजती थी, तब एक मेरा लड़का था और ये भैया हमने उसको दफनाने के लिए उनको भेज दिया। तब यहाँ रखा था तो सुबह उन्होंने निकाल लिया। तो यहाँ अंदर क्या गाड़ा था आप लोगों ने? हाँ, ये पीछे गाड़ा था, कच्ची जगह है ना यहाँ। तो यहाँ छोटे बच्चों को यहीं गाड़ते हैं क्या? इस तरफ मतलब यहाँ मोहल्ले के लोग हैं जो कभी छोटे बच्चे इस तरह के होते तो उनको यहीं गाड़ते हैं क्या पीछे? पर अब हमको भैया ये नहीं पता है। वो नहीं लड़का था कि लड़की थी? लड़का था। परिवार बच्चे को गाड़ने की कोई वजह नहीं बता पा रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है। मालूम चला कि छोटी खजरानी में जो नाला है उसके पास नया बसेरा है, वहाँ नरेंद्र पिता सुखलाल बलाई, उनकी बीवी है सारिका, उसको दिनांक 3 तारीख को 3/5 को 3 दिन पहले रात के 2 बजे बच्चा हुआ था। वो करीब 5-10 मिनट जिया, उसके बाद मर गया। तो उनके वो जो रात में वो जो वहाँ उनके साथ में उपलब्ध थे तो वो बच्चे को नाले के पास गाड़ आए थे। वो अभी वो चूंकि नाले में किया था तो वो ऊपर आ गया। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई भेज दिया है। चोर से बचने के लिए लोग सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग करने लगे तो चोरों ने उसे ही अपना दुश्मन बना लिया है। जी हां, इंदौर में चोरी करने घुसे चोर 1.5 लाख रुपए से अधिक रुपयों के साथ ही कैमरा और उसका रिसीवर चुरा ले गए। चोरी की यह सनसनीखेज घटना हुई है बैराठी कॉलोनी में। यहाँ हासानंद सचदेव नामक तेंदुपत्ता व्यापारी का ऑफिस है, जिसमें छत के रास्ते से जाली तोड़कर घुसे चोर दाराज में से 1.5 लाख रुपए से अधिक नकद चुरा ले गए। ये रुपए सोमवार को लेबर को बांटने के लिए बैंक से निकाले गए थे। यहाँ घुसे चोर कांच का दरवाजा तोड़ने के साथ ही अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा और उसका रिसीवर भी चुरा ले गए। 1.5 लाख में करीब 1.5-2 लाख में चोरी हो गई। हम मजदूरों के लिए बैंक से पैसे निकाल के रखे। कल मैंने 1.5 लाख रुपए बांटा भी लोगों को, बाकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए यहाँ पड़े हुए थे। हमारे तेंदुपत्ते का काम है, यहाँ ऑफिस में अंदर रखे हुए थे, कबाड़ में अंदर। तो आपको कितने बजे जानकारी लगी? सुबह हमको 10 बजे। जैसे अपन दरवाजा खोला, ताले लगे हुए थे, अंदर देखा बिगड़ा सब सामान बिखरा हुआ, फाइल बिखरी हुई पड़ी है। ये कैमरा वगैरह जो है टीवी की कैमरा ले गए, कैमरा का जो रिकॉर्डिंग करे वो भी सामान ले गए। चोरी की शिकायत जूनी इंदौर थाने में की गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के सामने ही इंदौर भाजपा के नेता अनुशासन भूल गए। झा के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला और नगर भाजपा के अध्यक्ष शंकर लालवानी गुट ऐसे भिड़े कि उनमें जमकर लात घूंसे चले। विवाद को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने जैसे तैसे खत्म करवाया। विवाद के बाद झा ने इसे अनुशासनहीनता न मानते हुए सामान्य धक्का मुक्की बताई। ये नजारा था रविवार रात लालबाग परिसर का। एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही पदाधिकारी हैं। दरअसल यहां विवाद की शुरुआत शक्ति प्रदर्शन के कारण हुई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रभात झा पहली बार इंदौर आए थे। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष गोलू शुक्ला ने अपनी ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। गोलू अपनी टीम के साथ प्रभात झा को भंवरकुआं चौराहे से रैली के रूप में लाए। झा इंदौर खास तौर पर भाजपा के नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी द्वारा आयोजित मालवा उत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे।
गोलू शुक्ला के साथ झा मालवा उत्सव परिसर में पहुंचे। यहां गोलू शुक्ला के साथ उनके समर्थक युवा मोर्चा जिंदाबाद और एबीवीपी कार्यकर्ता उनके नारे लगाते रहे। इस बात पर शंकर लालवानी ने आपत्ति ली। इस विवाद की शुरुआत यहीं से हो गई। सूत्रों के मुताबिक शंकर लालवानी और गोलू शुक्ला में यहां धक्का मुक्की हो गई थी। वहीं लालवानी के एक समर्थक सतीश ने गोलू शुक्ला के साथ मारपीट कर दी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते लालवानी और गोलू के समर्थक आपस में भिड़ गए। गोलू शुक्ला के समर्थकों ने यहां सतीश की जमकर पिटाई कर दी। इस विवाद के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य, पूर्व विधायक उषा ठाकुर भी साथ चल रही थीं। खुद अमरदीप मौर्य को विवाद शांत करवाने के लिए बीच में बोलना पड़ा। करीब 5 मिनट तक जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। गोलू शुक्ला समर्थकों ने जिस तरह सतीश की पिटाई की, उसे भीड़ से निकालने के बाद प्रभात झा के साथ मंच तक पहुंचाया गया, ताकि बाद में फिर विवाद न हो जाए। इस मामले पर शंकर लालवानी और गोलू शुक्ला ने तो कोई बात नहीं की। वहीं प्रभात झा से जब बात की गई तो उन्होंने इसे सामान्य धक्का मुक्की ही बताया। नहीं, विवाद कुछ नहीं हुआ, धक्का मुक्की होती है भीड़ में। मेरे स्वागत में सब लोग आए थे, और अगर उससे आप कोई किसी के पैर में पैर लग गया और ये हो गया तो आप उसे धक्का मुक्की, कुछ गलत जानकारी। झा से अनुशासनहीनता का सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अनुशासनहीनता ही नहीं माना। बहरहाल, हमेशा विरोधी पार्टी पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाले वाजपेयी कितने एकजुट हैं और कितने अनुशासित हैं, ये बात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सामने ही सबके बीच आ गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रभात झा पहली बार इंदौर आए। झा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान युवा मोर्चा के नेताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटने के बाद से इंदौर नहीं आए थे। लंबे समय बाद जब वे इंदौर आए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। झा के इंदौर आगमन की खबर के साथ ही युवा मोर्चा के उनके समर्थकों ने उनके स्वागत की तैयारियां कर ली थीं। झा का सबसे पहले तेजाजी नगर पर स्वागत सम्मान हुआ, जो विधायक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती द्वारा करवाया गया था। इसके बाद झा भंवरकुआं चौराहे पहुंचे। यहां युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला ने झा के स्वागत की तैयारियां कर रखी थीं। गोलू के मंच पर शहर भाजपा के कई नेता नजर आए। भंवरकुआं से झा को मालवा उत्सव जाना था। गोलू ने यहां से झा को एक खुली जीप में बैठाया और रैली के रूप में उन्हें लालबाग तक ले गए। गोलू शुक्ला के समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज भी इस दौरान उनके साथ नजर आई, जो कहीं न कहीं गोलू शुक्ला के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। पूरे रास्ते गोलू समर्थक नारेबाजी करते दिखे, साथ ही उन्होंने खूब आतिशबाजी भी की। जीप में झा के साथ गोलू शुक्ला, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य, पूर्व विधायक उषा ठाकुर सहित अन्य नेता भी नजर आए। झा का रास्ते में करीब 20 मंचों से स्वागत हुआ। इन मंचों में ज्यादातर मंच 2 नंबरी नेताओं के समर्थक नजर आए। कांग्रेसी नेताओं में नैतिकता बची ही नहीं है। अगर नैतिकता होती तो वे आरोपों से घिरने के बाद खुद ही इस्तीफा दे देते। रेल मंत्री के भांजे की भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने ये बयान दिया है। झा का कहना है कि कांग्रेसियों में नैतिकता तलाशना अपराध के समान है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस को ताजा रेल भ्रष्टाचार मुद्दे पर जमकर घेरने की कोशिश की। झा ने कांग्रेस पार्टी को कांड पार्टी बताया। वहीं कांग्रेसियों पर यह कहते हुए प्रहार किया कि उनमें नैतिकता बची ही नहीं है। पद से इस्तीफे के सवाल का जवाब देते हुए झा ने कहा कि अगर कांग्रेसी नैतिकतावान होते तो उनसे इस्तीफा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झा ने कहा कि कांग्रेसियों में नैतिकता तलाशना अपराध के समान है। देखिए, अब कोई हमें आश्चर्य नहीं होता है जब कोई रेल मंत्री का भांजा पकड़ा जाता है, 12 करोड़ का डील करता है, 2 दिन पहले किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है रेलवे बोर्ड में, और ये इसलिए नहीं लगता है
कि इससे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। कांग्रेस तो कांड का नाम है, घोटाले का नाम है अब, और इसलिए उनसे हम कोई कहें इस्तीफा दो तो कौन सा दे देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पास होने के बाद, उसका उल्लंघन करने के बाद प्रधानमंत्री मौन बने हुए हैं और अश्विनी कुमार कानून मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस पर कोई, और आज भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा ने धरना दिया है। सवाल है कि वो जब तय कर लिया उन्होंने कि बर्बाद करके ही जाना है, लूट की एक पूरी परंपरा और शैली उन्होंने डेवलप की है जो अभी तक चल रही है। रोज हम, अब कल सुबह कौन सा घोटाला आएगा ये कहा नहीं जा सकता। झा से सीबीआई की निष्पक्षता पर भाजपाइयों द्वारा सवाल खड़े करने के बावजूद रेल मंत्री के भांजे को गिरफ्तार किए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए फिर आरोप लगाया कि सीबीआई पर इस मामले को लेकर भी दबाव बना हुआ है। देखिए, हर के अपने अपने पहलू होते हैं। नगद पकड़ा गया तो उसमें क्या करते, सीबीआई क्या करेगी? लेकिन क्या सीबीआई को जब स्टेटस रिपोर्ट के लिए बुलाया गया ये सच नहीं निकला? अपने हलफनामा में सीबीआई ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस कहने के बाद भी कि सीबीआई सीधी रिपोर्ट हमें देगा, इसे कोई देखेगा नहीं। उसके बाद अश्विनी कुमार जी ने बुलाया, पीएमओ में उसके कागज देखे गए, किसने किया ये सब? इसलिए उनके ही बातों से लगता है, और कांग्रेस का दबाव तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत झा ने मालवा उत्सव की तारीफ के साथ की। झा से यहां भाजपा नगर अध्यक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जल्द खुशखबरी मिलने वाली बात कही। झा से जब प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हर मामले की रिपोर्ट दर्ज होने की बात कहते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार का बचाव किया। झा ने यहां रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दी गई सजाओं के आंकड़ों को भी पत्रकारों के सामने पेश किया। रेप की घटना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि एफआईआर सबकी कटेगी, और इसलिए अपराध में कोई किसी ने एप्लीकेशन दे दो, नहीं, एफआईआर कटेगी। और इसलिए आपको संख्या में लगता है भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का आदेश नहीं दिया है, और घटनाएं तो सदैव घटती रही हैं, कभी कम या अधिक। इसके लिए जन जागरण और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी घटना न हो, और हो तो तत्काल पकड़ा जाए। 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में 9 फांसी की सजा फास्ट ट्रैक पर दी गई है, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। इसके अलावा झा ने भाजपाइयों को अनुशासित बताते हुए उस विवाद पर पर्दा डालने की भी कोशिश की जो उनके लाल बाग में प्रवेश के समय हुआ था। नहीं, विवाद कुछ नहीं हुआ। धक्का मुक्की अगर होती है भीड़ भाड़ में, मेरे स्वागत में सब लोग आए थे, और अगर उसे आप कोई किसी के पैर पे पैर लग गया और ये हो गया तो आप उसे धक्का मुक्की, कतई नहीं था, गलत जानकारी। मतलब अनुशासन से, देखिए, अनुशासन कैसे करोगे? अब हर चीज में अनुशासन कैसे करोगे? जहाँ 100-150 लोग होंगे, पीछे चलेंगे, एक दूसरे के पैर दबेंगे, तो अब उसमें आप अनुशासन होता है मन से, और उस मन के अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहिए। 5 दिवसीय मालवा उत्सव का रविवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। झा ने इस मौके पर मालवा उत्सव की तारीफ करते हुए कहा कि कार्यक्रम ने इंदौर को देश विदेश में अलग पहचान दिलवाई है। मालवा के साथ ही देश की संस्कृति से रूबरू करवाने वाले कार्यक्रम मालवा उत्सव का रविवार को समापन हो गया। 5 दिवसीय आयोजन में आखिरी दिन जो भीड़ उमड़ी वह दर्शनीय थी। पूरे परिसर में लोग सपरिवार मेले का लुत्फ उठाते नजर आए। आखिरी दिन कार्यक्रम का समापन प्रभात झा की मौजूदगी में हुआ। मेला परिसर में पहुंचते ही प्रभात झा का स्वागत मालवी संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर किया गया। यहां झा ने पहले लोक नृत्यों के आनंद लिए, इसके बाद उत्सव की जमकर तारीफ की। झा ने कहा कि मालवा उत्सव ने देश विदेश में इंदौर को अलग पहचान दी है। झा के मुताबिक विदेशों में बसे लोग इस आयोजन की राह देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी कार्यक्रम के आयोजक शंकर लालवानी के इस कार्यक्रम के लिए बुलावे का इंतजार करते रहते हैं। मालवा उत्सव ने इंदौर का दिल जीता है। लोक संस्कृति मंच ने इस 5 दिवसीय उत्सव को इंदौर के एक-एक नागरिकों से जोड़ा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इस मालवा उत्सव में आते हैं। सफलता आपने स्वयं अपने कैमरों में कैद किया है और अपनी आंखों से आपने देखा है, इसलिए मुझे कोई कहने की आवश्यकता, मैं तो स्वयं जुड़ गया हूं। शंकर जी के फोन का इंतजार रहता है, उनका हमारी को समापन में आना है। हमने कहा जरूर आएंगे और इसी निमित्त आया था। गृह निर्माण संस्थाओं की धांधली की जांच के बाद दोषियों को पकड़ने का सिलसिला अभी तक जारी है। कई पकड़े गए तो कई फरार हैं। ऐसे ही एक जालसाज को एमजी रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।
नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को प्लॉट न देकर उनकी फाइलों की हेराफेरी करने का मामला जांच में सामने आया था। संस्था के संचालकों ने कई लोगों को प्लॉट न देकर उनके रुपए डकार लिए, जिसकी जांच श्रम विभाग को सौंपी गई। नव भारत संस्था मामले की जांच में वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्रम शिविर में पदस्थ अधिकारी राजेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने 25 जनों को आरोपी बनाया। इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी परमानंद प्रजापत को एमजी रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रजापत रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी हैं और वह भू माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहा था। उस पर जांच के समय फाइलें गायब करने का और सदस्यों से रुपए लेकर प्लॉट नहीं देने का और लाखों रुपए का गबन करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। हुआ था उसमें कुल 25 लोग आरोपी हैं, जिनमें से हमने 12 पहले अरेस्ट कर लिए थे और एक आरोपी को हमने कल पकड़ा है, जिसका नाम परमानंद पिता गेंदालाल जाति चौहान, उम्र 65 वर्ष, निवासी बाणगंगा इंदौर का है। प्रकरण में और अभी 12-13 आरोपी शेष है, जिनमें मुख्य रूप से आनंद शाह, राहुल पिता कैलाश सोनी, रश्मि, विक्की, अनिल, सुधीर, भागीरथपुरा के उदय भान आदि इसमें फरार है, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही इनको पकड़े। इसको साइलेंट कर देता हूँ। सर फरार में कौन कौन है? फरार के नाम बताओ। इस प्रकरण में करीब 13 आरोपी अभी फरार है, जिनमें आनंद शाह जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त है जो फरार है, दूसरा राहुल, तीसरा रश्मि, विक्की, अनिल मोदी, शांति नगर के दिलीप, सुधीर, उदय भान, हेमराज पटेल और कैलाश। गौरतलब है कि नव भारत संस्था मामले में 25 लोगों पर आरोप है, जिनमें से 12 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 13 फरार हैं। सोमवार की सुबह नारायण का बगीचा के वार्ड क्रमांक 53 के रहवासियों ने अपने ही पार्षद मीना अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निगम अधिकारियों को जमकर कोसा। यहां के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम शहर की जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का लाख ढिंढोरा पीटे, मगर असलियत इससे कोसों दूर है। इसका ताज़ा उदाहरण सोमवार की सुबह नारायण का बगीचा वार्ड क्रमांक 53 में देखने को मिला। रहवासियों ने यहां ड्रेनेज पानी, पीने का पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज होकर अपने ही पार्षद मीना अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीना अग्रवाल ने रहवासियों से साफ शब्दों में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। रहवासियों ने कहा, मेरे पूरे मोहल्ले में अंधेरा पड़ा, 2 बार चोर घुस चुके हैं। एक बार तो हमने उसको पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद में वो हमारे हाथ से छूट के चला गया। अभी 3 दिन की बात है कि योगेश करके उसके घर के पीछे दीवार पर चढ़ने लगा था। योगेश पहलवान ने है ना उस चोर को आवाज दिया, दोनों बाप बेटे उसके पीछे भागे तो वो है ना मंडी तरफ भाग गया, हाथ नहीं आया। बहुत दिक्कत आ रही है, लाइट की आ रही है, चोरों की आ रही है, कोई पकड़ नहीं पा रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, और ना सरकार सुन रही है हमारी बात। हम जिसके कने भी जाते हैं वो हमारी बिल्कुल लापरवाही करते हैं, भगा देते। क्यों भगाते? कि ये बस्ती काम की नहीं है क्या उनकी? नाले का पानी हमारे घर के में आ जाएगा। यहाँ ड्रेनेज लाइन भी नहीं है, न कुछ भी नहीं, यहाँ सुविधा हमारे में। आपने अपने क्षेत्रीय पार्षद को बताया? नहीं, वो तो उनको बोलते रहते होते कहते हाँ करवा देंगे, हाथ जोड़ के आ जाएंगे और वोट ले लेंगे और उसके बाद में कुछ काम नहीं करवाएंगे। पारसी मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में जहां एक पक्ष के एक शख्स की जान चली गई, वहीं दूसरे पक्ष के भी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पारसी मोहल्ले में विवाद रविवार शाम को हुआ। यहां रहने वाले सतीश वर्मा और बाबूलाल के परिवार के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह भी दोनों पक्षों में बहस हुई थी। शाम को जब दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो फिर विवाद हो गया। इस बार विवाद इतना बढ़ा कि बाबूलाल पक्ष के लोगों ने हथियार निकाल लिए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें सतीश पक्ष के लोग व खुद गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि बाबूलाल पक्ष से बाबूलाल, घनश्याम, सुनीता और निर्मला घायल हुए। अस्पताल में सतीश के बेटे ने आरोप लगाया है कि बाबूलाल पक्ष के लोग उसके पिता से जबरन धौंस से बात करते हैं। तो ना वहाँ से यूँ करता है इधर तो पापा उधर उसके पास गए तो उधर घर भाग गया। तो है ना फिर घर पे आके उनको समझाई तो है ना बस वो समझा सुनते तो उसके औरत तो बोलती कि अब नहीं करेगा। तो है ना उधर गया फिर पापा को आके फिर रात को मैं अभी गुटखा लेने का तो पापा को मारा। मारने वाले कौन कौन है?
ये हमने नहीं देखा, मैं बाहर था गुटखा लेने का। काय से मारा है? तलवार से। क्या करते तुम्हारे पापा? काम करते। क्या नाम है तुम्हारा? घायल सतीश को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने सतीश की हत्या के आरोप में बाबूलाल, उसके बेटे घनश्याम, पोते सोनू सहित 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। देर रात एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के आशाराम बापू चौराहे पर लावारिस हालत में खेलता हुआ 2 वर्षीय बच्चा मिला है। वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने उसे थाने पहुंचाया। बच्चे की खातिरदारी कर पुलिस ने उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस और थाने से अनजान यह 2 वर्षीय मासूम एक बाइक सवार युवक को आशाराम चौराहे पर खेलता हुआ मिला। जब युवक ने उसके परिजनों की तलाश की तो कोई नहीं मिला और बच्चे से पूछताछ करने पर वह ना तो खुद का नाम बता सका और ना ही अपने परिजनों के बारे में कुछ बता सका। उसे अपने घर का पता भी नहीं मालूम था। ऐसी स्थिति में युवक ने उसे थाने पहुंचाना ही उचित समझा और उसे थाने लेकर आ गया। पुलिस ने भी बच्चे से पूछताछ करने की प्रयास की, लेकिन कुछ सफलता उसमें नहीं मिलने पर पुलिस ने सेट पर सभी थानों को इसके बारे में सूचित कर दिया है। एक 2-2.5 साल का बच्चा है जो सुबह करीब 8:30-9 बजे के बीच में आसाराम चौराहे पास मिला है। इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमने बाज के जवानों को भेजा है, आसपास की कॉलोनी वालों को सूचित करें। बच्चे के बाल बड़े हुए हैं, जो पीछे छोटे टाइप बांधा हुआ है, जिससे कंफ्यूजन होता है बच्चा है बच्ची है। बच्चा ऑरेंज कलर की टी शर्ट और पैंट लेकर पहने हुए है। बच्चे अपना नाम बताने में समर्थ है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। 2-2.5 घंटे से पुलिस प्रयास कर रही है कि बच्चा यहाँ हंसता खेलता रहे और उसके पेरेंट्स आए उसको बच्चा सौंप दिया जाए। अभी तक काफ़ी हर थानों में सूचना प्रसारित कराई गई है, लेकिन कोई भी उसके बारसान लेने नहीं आया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी एक मासूम को भंवरकुआं थाने पहुंचाया गया था, जिसे बाद में उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुट गई है। हुकुमचंद मिल के श्रमिक एक बार फिर अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में आ गए और शासन से आग्रह किया कि वे मिल की जमीन का दावा वापस लेकर चुनाव के पूर्व उन्हें उनका हक दिलवाएंगे। इस आशय का ज्ञापन मजदूरों ने सोमवार को संभागायुक्त को सौंपा। वे लगातार 5 दिनों तक ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार ने 5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था वाणगंगा ओवरब्रिज के समय कि हमारी पुनः सरकार बनेगी तो हम 1 माह के अंदर हुकुमचंद मिल के मजदूरों का पैसा देंगे। उसके बाद लगा सतत हम संपर्क में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और भी जनप्रतिनिधि, सांसद से लेके सभी के पास, लेकिन कोई ने हमारा काम ही नहीं किया। इसलिए हमें मजबूरन ये थाने में खराब अवस्था में पड़े वाहनों की नीलामी को लेकर थाना प्रभारी ने एक पत्र कलेक्टर के नाम लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन वाहनों को थाने से हटवाया जाए। शहर के लगभग हर थाने में बड़ी संख्या में वाहन पड़े हुए हैं, जिसमें चोरी के वाहन, पुलिस जब्ती के वाहन, अपराध में उपयोग किए गए वाहन, एक्सीडेंट हुए वाहन और अन्य कारणों से कई 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहन थानों में पड़े हुए हैं, जिन्हें उनके मालिक द्वारा नहीं छुड़वाया गया। ऐसे वाहनों ने थानों की ज्यादातर जगह घेरी हुई है, जिसके चलते पुलिसकर्मी खुद अपने वाहन थाना परिसर में नहीं लगा पा रहे हैं। इस तरह की समस्याओं से परेशान होकर भंवरकुआं थाना प्रभारी अशोक तिवारी ने इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के नाम एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द इन वाहनों की नीलामी करवाने की मांग की है। के कैंपस में लगभग 300 वाहन पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ वाहन प्रकरणों में जब्त हैं और लगभग 150 वाहन हैं जो लावारिस पड़े हुए हैं या 25 पुलिस एक्ट में है, अन्य धाराओं में जिनमें उनका कोई बारसान नहीं मिला है। ऐसे वाहनों की नीलामी के लिए मेरे पूर्व टीआई के द्वारा इसमें प्रयास किए गए थे और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि वाहनों नीलामी कराइए। इसको जितने वाहन नीलाम कराए जाने हैं उनको छाट कर एक कतार में खड़ा कर दिया गया है और इसमें एसडीओ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इनका सर्वे करके इनका रेट फिक्स किया जा रहा है। रेट निर्धारण के पश्चात ये सूची जो है आज शाम को एसडीएम महोदय के पास भेज दी जाएगी ताकि इनका नीलामी कार्यक्रम करवाया सके। नीलामी की सूचना सभी लोगों को विधिवत दी जा रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा है
ताकि सभी लोगों को ये खबर हो सके कि जिसको भी इसमें वाहन खरीदना हो वो स्वतंत्र रूप से आगे करके वाहन खरीद सके। बताया जा रहा है कि 1 महीने की कानूनी प्रक्रिया के बाद वाहनों की नीलामी की जा सकती है। शहर के एक नामी शोरूम में खरीदी करने पहुंचे एक कांग्रेसी नेता की जेब कट गई। वारदात के बाद शोरूम मालिक ने प्रकरण दर्ज न करवाने को लेकर नेता पर काफी दबाव भी बनाया। मामला विजयनगर स्थित पाकीज़ा शोरूम का है। कांग्रेसी नेता और पार्षद पति रफीक खान रविवार शाम शोरूम पर खरीदी करने पहुंचे थे। रफीक खान की तभी किसी बदमाश ने जेब काट दी। रफीक खान के मुताबिक पर्स में 5,000 रुपए रखे हुए थे। मैं अभी लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पर पाकीज़ा शोरूम एबी रोड पे खरीदी करने आया था। मैं ट्रायल रूम में अपनी पेंट बदल के और ट्रायल रूम से बाहर निकला दोस्त को दिखाने के लिए। इतनी देर में एक दूसरा कोई लड़का घुसा और वो जेब में पैसे रखे थे 5,000 रुपये, वो निकाल के यहाँ से रवाना हो गया। उसके पीछे हम लोग लपके तो उसको ढूंढा टोली करी, मालूम पड़ा वो यहाँ से पूरी तरह से आसपास भी कहीं नजर नहीं आया। वो आरोप है कि वारदात के बाद रफीक खान की शिकायत पर शोरूम के मालिक मंजूर गौरी ने ना तो उनकी कोई मदद की और साथ ही मामले में प्रकरण दर्ज न करवाने को लेकर काफी दबाव भी बनाया। हालांकि बाद में रफीक खान ने विजयनगर थाने में मामले को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया है। इंदौर नगर निगम की मोबाइल कोर्ट ने सोमवार को फिर फ्रूट मार्केट स्थित वीर सावरकर मार्केट के फल व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण पूरी तरह हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और आसपास का अतिक्रमण हटाते हुए 70 से अधिक कोर्ट के चालान बनाए। इंदौर नगर निगम में नए जज माननीय जितेंद्र सिंह की पदस्थापना हुई है। व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सप्ताह में 2 बार निगम की मोबाइल कोर्ट शहर में घूमती है और अवैध रूप से लगाए गए ठेले गुमटी और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ कोर्ट के चालान भी बना रही है। सोमवार को कोर्ट ने एक बार फिर वीर सावरकर मार्केट से नंदलालपुरा जाने वाले मार्ग पर कार्रवाई शुरू कर फल विक्रेताओं को 24 घंटे की हिदायत दी है कि वे अपना अपना अतिक्रमण हटाकर रोड को खाली करें। साथ ही इस दौरान 70 कोर्ट के चालान भी बनाए गए। पूरी कार्रवाई के बारे में अपर आयुक्त MS चौहान का कहना था, कहीं नियम के खिलाफ तो पिछले दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां इस वक्त हम फ्रूट मार्केट में खड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाहन निकलने का भी स्थान नहीं बचा है। अगर सड़क को हम व्यवस्थित करा रहे हैं, आवागमन बराबर रहे और इन्हीं के ग्राहकों के लिए है,